गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज 22nd मीटिंग पर आ गए हम। आज तक 22nd मीटिंग को पढ़ेंगे। उससे पहले एक प्रश्न ले लेते हैं। जैसे कई लोग पूछते हैं कि भाई ये रोज़ाना एक्सरसाइज क्यों करनी है। हमारे यहाँ तो भाई 7-1 का नियम है और ये लोगों को बहुत पसंद नहीं आता है। और लोग तो कहते हैं कि भाई आजकल तो डॉक्टर भी कहते हैं कि हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज करो तो भी चलेगा। पर वो एक्सरसाइज है योगा की, हम डिफाइनिंग को चाहे एक्सरसाइज कहे पर वो एक्सरसाइज नहीं है। वो तो तावरिया जी ने बताया है कि ये क्या चीज़ है। तो एक्सरसाइज आप जिम में जाते हो तो हफ्ते में 3 दिन ठीक है मसल डेवलप करने के लिए। पर ये जो हम जो योगा करते हैं उसके पीछे 2 रीज़न हैं। एक तो फिज़िकल हेल्थ, और फिज़िकल हेल्थ के लिए भी रोज़ाना एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, क्योंकि जो हम खाते पीते हैं इसमें से वात पित्त कफ ये बनता रहता है और इसको बैलेंस करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अब मानो कि आपने कफ का खुराक ज़्यादा खा लिया तो उसके उपद्रव आपको चालू हो जाएंगे। तो रोज़ाना एक्सरसाइज करेंगे तो ये जो है हेल्थ मेंटेन रहेगी। फिर किसी को बीपी रहता है, डायबिटीज़ रहता है, जो पहले से है और फिर एक्सरसाइज में आए हैं, उनको तो बिल्कुल रोज़ाना करना पड़ता है। तो एक बात है फिज़िकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। दूसरी बात जो है हमारी साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के लिए भी इतना ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो रोज़ाना हमारे इमोशनल प्रॉब्लम तो आते रहते हैं और इससे क्या होता है, जो हमारा प्रॉब्लम हम जब नेगेटिव इमोशनल बन जाते हैं तो इससे जो कचरा निकलता है उसको इमोशनल डेब्रिस कहते हैं। ये इमोशनल डेब्रिस जो है वो हमारे अंदर बहुत जल्दी इकट्ठी हो जाती है और वो फिर फिज़िकल कोई बड़े डिसीज़ का कारण बनता है। तो इसीलिए जो है ये रोज़ाना एक्सरसाइज करेंगे तो कम से कम ये जो इमोशनल डेब्रिस, मेंटल डेब्रिस जो इकट्ठा होती है वो तो नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात हम जानते हैं कि भाई ये तो जिसको हम कचरा कहते हैं, डेब्रिस कहते हैं, ये तो जन्मों जन्म से चले आ रहा है, तो उसकी भी तो कभी ना कभी सफाई तो करनी पड़ेगी। तो ये तो अभी तो रिफाइनिंग वगैरह करते हैं, आगे जाके जो एडवांस प्रैक्टिस करेंगे तब जाके जो अंदर जन्मों जन्म की जो डेब्रिस ये कचरा पड़ा है उसको भी साफ करना पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत तो हम रिफाइनिंग से कर सकते हैं। इसीलिए ये जो चीज़ है उसको रोज़ाना करना बहुत ज़रूरी है। ये एक खास करके नए लोगों के लिए एक ऐसा प्रश्न आता है तो उनको ये समझना चाहिए कि भाई ये फिज़िकल हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए रोज़ाना करना बहुत ज़रूरी है। अब आज की मीटिंग पढ़ते हैं, थोड़ी लंबी है पर देखते हैं कितनी कवर होती है। तो 22nd मीटिंग 28 अप्रैल 1983। Dear friends, we now come to the synthesis of our earlier 15 meetings to form a clear picture of the purpose of which we have been meeting. अब ये मीटिंग में वो लोग दावरिया जी कुछ नई बात करते हैं, पर कुछ तो जो है अब तक में जो मीटिंग वो हो चुकी उसमें हमने क्या देखा उसके ऊपर वो चर्चा करेंगे, हमें याद दिलाएंगे। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम तो ये होता है कि एक बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर कुछ समय के बाद भूल जाते हैं कि क्या पढ़ा था, क्या सुना था। तो इसीलिए ये जो है उसको थोड़े समय के बाद में उसको ज़रा रिकैप्चुलेट करना ज़रूर होता है। तो इस मीटिंग के अंदर कुछ नई बात भी की है, कुछ पुरानी बातें भी दोहराई है उन्होंने। In our 21st meeting on page number 1, para number 2, I have mentioned that I can convey my thoughts in 2 ways.
अब लास्ट मीटिंग के अंदर हमने देखा था 21st मीटिंग के शुरुआत में उन्होंने क्या बताया था कि मैं मेरे विचारों को दो रूप से प्रकट कर सकता हूँ, बाय वर्ड्स, दैट इज स्टेटिंग व्हाट द लीडिंग स्क्रिप्चर्स से। तो जो शास्त्रों में कहा गया है उस चीज़ को मैं मेरे विचारों के द्वारा प्रकट कर सकता हूँ। और दूसरा, बाय क्रिएटिंग इंसाइट विद इन यू, बट दिस कैन बी डेवलप ओनली बाय डिलीजेंट प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइजेस। हियर देयरफॉर सेल्फ डिसिप्लिन प्लेज ए वाइटल part which ultimately leads to wisdom. My desire is to create in you this insight. My desire, आप बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मेरी ये अंदर से इच्छा है कि आपके अंदर एक इंसाइट डेवलप हो, अंतर्दृष्टि डेवलप हो। और वही चीज़ यहाँ 22nd मीटिंग में ये आगे कह रहे हैं। That being the case, let us properly understand the notes again. I also hope that you have ascertained the purpose of each exercise given and shown to you. As to how and in what manner are these going to benefit you to develop your insight, that is your inner vision, besides giving you physical well-being. तो यहाँ नोट में वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि भाई कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि जो एक्सरसाइज आपको बताई गई है, सिखाई गई है, उसका हेतु क्या है वो आप निश्चित करें। आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि आप क्यों ये सब कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है। कई बार हम एक्सरसाइज तो कुछ थोड़ा बहुत जान के किसी ने बताया और हमने करना चालू कर दिया, पर इसके पीछे जो गहरी सोच है, इसके पीछे जो योगा के कोई प्रिंसिपल्स है वो हम जानते नहीं हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि हम जो कर रहे हैं, चाहे रिफाइनिंग करते हैं, चाहे 3 स्टेप करते हैं या फेस करते हैं, इसके पीछे क्या है, चीज़ क्या पड़ी हुई है, इसका साइंस क्या है, उसके गहराई क्या है, वो सब हमें समझना चाहिए। और उसके बाद में हम करेंगे तो ही वो बेनिफिशियल बनेगी। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि ये जो है वो एक्सरसाइजेज जो है वो आगे जाके आपके अंदर इंसाइट किस तरह डेवलप करेगी, मतलब कि आपका अंदर का जो विज़न है, इनर विज़न, वो आपके अंदर क्लियर कट होना चाहिए, बिसाइड फिजिकल वेलबींग। तो फिजिकल वेलबींग तो मिलता ही है उससे, पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपके अंदर इंसाइट डेवलप होनी चाहिए। इंसाइट माने अंतर्दृष्टि, पर इंसाइट कम वो क्या कहना चाहते हैं। हमने आगे भी देखा था कि भाई जो तावरिया जी ने 5 डायग्राम बताए, उसमें जो 3 है उसको वो इंसाइट कहते हैं कि 3A की स्थिति जो है वो इंसाइट की स्थिति है, और 3B की स्थिति है वो इंट्यूशन की स्थिति है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब प्रैक्टिस करते करते हमें 3A तक जाना है, ताकि हमारे अंदर ये इस तरह की इंसाइट डेवलप हो, और उससे पहले हमारे अंदर 5-to-1 का बैलेंस भी आ जाए, तो एक ज़िंदगी एकदम आसान बन जाती है। और दूसरा जो है वो इंसाइट जब डेवलप होती है तो व्यक्ति को हर चीज़ का क्लियर कट आइडिया आता है। वो हर चीज़ जो देखता है, सुनता है, तो तुरंत उसको समझ में आ जाता है कि ये क्या चीज़ है या इसके पीछे क्या बात है। तो वो जो है वो इंसाइट से ही समझ में आ सकता है। तो इस तरह की गहराई, इस तरह की इंसाइट अगर हमारे अंदर डेवलप होती है, और जैसे 21st मीटिंग में उन्होंने बताया कि मेरी इच्छा यही है कि आपके अंदर इंसाइट डेवलप हो, मतलब कि वो भी चाहते हैं कि हम 3A के स्टेज तक तो पहुंच जाए। अब ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम कितनी डिलीजेंटली ये सारी प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हम ये 3A या इंसाइट के स्टेट के ऊपर पहुंच सकें। इफ दिस इज नॉट क्लियर टू यू, यू आर वेलकम टू गेट योर माइंड क्लैरिफाइड ऑन द सब्जेक्ट। अब इनकी ये हमेशा एक ये करुणा थी कि वो बार बार पूछते रहते हैं कि भाई आपको समझ में आया, आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो अभी भी पूछो। जो वो शिविर भी लेते थे, शिविर में भी बार बार पूछते थे। और एक शिविर में तो जब मैं मौजूद था तो उन्होंने रिफाइनिंग सिखाना चालू किया,
वो आधे तक पहुंच गए थे और कोई व्यक्ति आया, उसने कहा कि सॉरी ज़रा मैं लेट हो गया हूँ, ज़रा आप फिर से बताइए ना कि क्या ये एक्सरसाइज क्या है और किस तरह करना है। तो उन्होंने फिर से शुरू से चालू किया। तो ये उनके अंदर एक इतना धीरज था, पेशन था और इतनी शांति से फिर से हर व्यक्ति को इसके डाउट क्लियर करने के लिए हमेशा वो तैयार रहते थे। Have you realized from the notes the purpose of the mind or back brain and the forebrain and how thought processes take place? तो कहते हैं कि भाई ये आप जो हमारे जो जो ब्रेन है और ब्रेन, दोनों ब्रेनों के द्वारा हमारे अंदर जो थिंकिंग प्रोसेस जो चल रही है, वो थिंकिंग प्रोसेस हमारे अंदर किस तरह काम करती है। तो थिंकिंग प्रोसेस के अंदर ये जो है वो दो हमारे ब्रेन है, एक फ्रंट ब्रेन है और दूसरा रियर ब्रेन है। फ्रंट ब्रेन जो है वो IESM केंद्र वाला है और दूसरा जो है वो रियर ब्रेन है जहाँ हमारी मेमोरी पड़ी है। तो थॉट के लिए हम जानते हैं कि ये पूरी प्रोसेस ज़रूरी है। अंदर इनकमिंग इम्पल्स आता है, इनकमिंग इम्पल्स मेमोरी में जाता है और वहाँ से वो फ्रंट ब्रेन के अंदर आता है, IESM केंद्र के ऊपर आता है और वहाँ से फिर विचार बन के बाहर निकल आता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो थिंकिंग की प्रोसेस है उसके अंदर ये दोनों ब्रेन जो इन्वॉल्व है, बैक ब्रेन और फोर ब्रेन, उसका क्या है थॉट प्रोसेस में इसका महत्व वो आप जानते हैं। हैव यू स्टडीड द पर्पस ऑफ पोज ड्यूरिंग थिंकिंग? अब जो हमने फर्स्ट मीटिंग देखी थी और फर्स्ट मीटिंग के बाद सेकंड थर्ड सब मीटिंगों के अंदर वो पर्पस पोज एक्सरसाइज की खास बात कर रहे थे। तो पोज एक्सरसाइज जो है ये थिंकिंग प्रोसेस को बदलने के लिए पोज एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारे जो हम जिसको हम थिंकिंग प्रोसेस कहते हैं वो तो तावड़िया जी उसको थिंकिंग प्रोसेस ही नहीं कहते हैं, थॉट प्रोसेस ही नहीं कहते हैं, वो तो उसको एक न्यूरल प्रोसेस ही कहते हैं। मतलब ज्ञान तंतु और ब्रेन की प्रोसेस है और इससे विचार बनते रहते हैं। रियल थिंकिंग प्रोसेस अलग है, वो हमेशा वो उनके लेक्चर में कहते रहते थे। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि जब हम पोज की एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे अंदर रियल थॉट प्रोसेस जो है वो बननी शुरू होती है। उसके पहले जो थॉट प्रोसेस है उसको वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते थे, कि एक प्रकार का रिएक्शन ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन जैसे होता है। ऑटोमेटिक मतलब बिना सोचे समझे कुछ हो जाता है, उसको ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो पोज करेंगे तब हमारा ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो बंद होगा और उसके बदले में हमारे अंदर थॉट प्रोसेस चालू हो जाएगी। आर यू नाउ क्लियर अबाउट ब्रूडिंग एंड सप्रेशन? ब्रूडिंग और सप्रेशन ये दो शब्द इम्पोर्टेंट है। ब्रूडिंग मतलब कि जो कोई चीज़ हमारे अंदर पड़ी है उसको बार बार हमें वो चीज़ का विचार आता रहता है, उसको ब्रूडिंग कहते हैं। तो ब्रूडिंग में मानो कि किसी ने हमारा कुछ इंसल्ट किया या कुछ गलत हो गया तो उसी चीज़ का बार बार विचार आता रहता है, उसको ब्रूडिंग कहते हैं। कई बार अच्छी चीज़ के लिए भी ब्रूडिंग आता है। मानो कि किसी ने आपकी बहुत प्रशंसा कर ली, कोई समारोह में, कोई सम्मेलन में 50-100 आदमी के बीच में आपका सम्मान किया गया, तो कितने समय तक आपके अंदर यही ब्रूडिंग चलता रहेगा, उसका सिनेरियो आपके अंदर चलता रहेगा, किस तरह आपका सम्मान किया, किस तरह आपको ये किया। तो ब्रूडिंग दोनों रूप में होती है। ज़्यादातर तो जो दुख है या नेगेटिविटी है उसका ब्रूडिंग ज़्यादा होता है, पर कई बार ऐसा शायद कभी हो जाता है कि कभी कोई प्रशंसा करता है तो भी हमारा ब्रूडिंग चालू हो जाता है। और दूसरा सप्रेशन मतलब जो चीज़ें हमने दबा ली है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी इच्छाएं हैं जो हम फुलफिल नहीं कर सकते। इस जीवन में हमारी कई इच्छाएं फुलफिल नहीं होती है तो वो सप्रेस हो जाती है, अंदर दब जाती है। तो वो भी क्या है उसको हमें समझना चाहिए, जैसे ब्रूडिंग को समझना, इस तरह हमारी कौन सी इच्छा है या कभी कभी वासनाएं हमारे अंदर दब जाती है तो उसको भी हमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन द्वारा समझना चाहिए। हैव यू चेक्ड योरसेल्फ मैनी टाइम्स अ डे
to find out whether you are dreaming or brooding of the past or dreaming a pleasant future, for you have to remain in the present moment, for only this present moment is real that can awaken you from your dream state. तो अभी ये कहते हैं कि भाई आप जो ड्रीम स्टेट के अंदर, ड्रीम या ब्रूडिंग, ज़्यादातर आदमी ये दो स्टेट में ही जीता है, या ड्रीम स्टेट के अंदर जीता है या ब्रूडिंग के स्टेट के अंदर। गलत होता है तो ब्रूडिंग के स्टेट में। बाकी नॉर्मल जो विचार हमें भूतकाल के आते रहते हैं, कल कहाँ गए थे, कल क्या किया खाया था, दोस्तों के साथ क्या क्या बात हुई, आज धंधे में क्या हुआ, वो खास करके दिन भर के जो है वो शाम को विचार जो आते हैं वो पूरा जो है वो डे ड्रीमिंग है। और दिन भर में भी पूरे दिन भी पूरे किसी न किसी प्रकार के विचार तो अंदर चालू ही रहते हैं। तो जब प्रेजेंट मोमेंट नहीं होती है और हमारे अंदर जो विचार चालू रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट का ख्याल नहीं है और विचार चालू रहते हैं, उसको डे ड्रीमिंग कहते हैं। तो डे ड्रीमिंग हर व्यक्ति के अंदर ज़्यादातर चालू ही रहता है। तो कहते हैं कि ये डे ड्रीमिंग या ब्रूडिंग या डे ड्रीमिंग पास्ट का भी हो सकता है, और प्लेजेंट फ्यूचर का भी हम डे ड्रीमिंग करते हैं। कल ऐसा अच्छा हो जाएगा, कल यहाँ जाएंगे, कल ये करेंगे। तो इस तरह का ब्रूडिंग डे ड्रीमिंग अंदर चालू रहता है। वह कहते हैं कि अगर प्रेजेंट मोमेंट के अंदर आपको रहना है तो इसके लिए ये डे ड्रीमिंग और ब्रूडिंग के ऊपर उठना पड़ता है। मतलब कि दो चीज़ होती है, या आप डे ड्रीमिंग में है या प्रेजेंट में है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रेजेंट में भी है या डे ड्रीमिंग में भी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप प्रेजेंट में है और आपको ये पता है कि मेरे इस तरह के विचार चल रहे हैं, क्योंकि विचार बंद कभी भी नहीं होते। हम प्रेजेंट में होते तो भी इसका मतलब ये नहीं कि हमारे विचार बंद हो गए। प्रेजेंट में है मतलब कि हम सब कुछ महसूस कर रहे हैं, सराउंडिंग में क्या चल रहा है, विचारों में गुम नहीं हो गए हैं, वो प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में भी विचार तो चालू रहते हैं, पर उसके प्रति हमारी जागृति रहती है कि हाँ ये विचार आया, ये विचार आया। वो वर्तमान की स्थिति है। और जो है वो प्रेजेंट मोमेंट जो है वही जागृति के लिए वो मोमेंट ही जरूरी है। मतलब कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आए तो फिर आप जागृत हो सकते। अनिवार्य नहीं है कि प्रेजेंट मोमेंट में आ गए तो जागृति है। प्रेजेंट मोमेंट का जो स्टेट ऑफ माइंड अलग है और जागृति का स्टेट ऑफ माइंड अलग है, ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। प्रेजेंट मोमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेप है। प्रेजेंट मोमेंट अगर आता है तो उसके बाद में आप जागृति की ओर जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ वो कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट से आप अवेकन की स्थिति के अंदर जा सकते हैं और ड्रीम स्टेट से आप बाहर आ सकते हैं। हैव यू रियलाइज that this attitude of being constantly in the past or in the future create only a dream state during your otherwise what should be your waking state, and thus creates a vicious circle, and so you find yourself in a dream state during sleep, which prevents deep sleep, so very essential in many ways। अब यहाँ दो बात करते हैं। पहली बात ये करते हैं कि हमारे अंदर जो एक एटीट्यूड बन जाता है, वो हमें पता है क्या कि भाई एक एटीट्यूड हमारा हो गया कि हम या तो पास्ट में या फ्यूचर के अंदर ही हम रहते हैं और एक ड्रीम स्टेट को हम निर्माण करते हैं। और ये सिर्फ कोई और समय में नहीं, पर हमारा जो वेकिंग स्टेट है, मतलब कि जागृति का पूरे दिन का जो जागृति है जिसको नॉर्मल जागृति कहते हैं, वो जागृति के दौरान भी हम नॉर्मल कोर्स में ड्रीम स्टेट के अंदर चले जाते हैं। तो उससे एक विशेष सर्कल क्या बनता है कि फिर रात के अंदर जो ये जो दिन का ड्रीम स्टेट है, तो रात के अंदर भी ड्रीम स्टेट बना रहता है, और रात के अंदर ड्रीम स्टेट बना रहता है तो अनफॉर्चुनेटली हम फिर डीप स्लीप के अंदर जा नहीं सकते हैं। तो एक विशेष सर्कल बन गया। दिन में भी डे ड्रीमिंग चल रहा है, रात में नाइट ड्रीमिंग चल रहा है। तो फिर जो डीप स्लीपिंग आना चाहिए, जो डीप स्लीप आनी चाहिए, वो फिर नहीं आती है। तो उसके द्वारा फिर हेल्थ के ऊपर असर पड़ती है, मेंटल हेल्थ भी बिगड़ती है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, अंदर से कुछ ना कुछ गड़बड़ चालू रहती है। तो डीप स्लीप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर डीप स्लीप आप चाहते हो तो दिन में
कम जितने हो सके इतना डे ड्रीमिंग का जो स्टेट है उसको कम करना चाहिए और बार बार वर्तमान में आने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सब इम्पोर्टेंट है, हम इसके ऊपर सब सुनते हैं पर काम नहीं करते हैं। हम विचारों में हमेशा इसी मोमेंट पर भी आप विचारों के अंदर ही गुम होंगे। तो हमें एक हैबिट बन गई है विचार 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 हमेशा करने की। तो ये जो है वो हम इससे ऊपर उठना चाहिए। एक दूसरी बात भी हम समझनी है कि जो विचार हमें आते हैं या विचार हम करते हैं, ये दो चीज़ अलग है और उसकी हमें समझ होनी चाहिए। नॉर्मल कोर्स में हमें विचार आते हैं, हम विचार करते नहीं हैं। हम कहते हैं मैं विचार में हूँ, पर विचार में हूँ या ड्रीम स्टेट में हूँ मतलब विचार आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली आ रहा है अपने ध्यान के बिना। एक मशीन की तरह अपने अंदर से विचार निकलते ही जाते हैं। जैसे गोली छूटती है एक के बाद एक मशीन गन से, इस तरह एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा विचार कंटिन्यूसली आता जाता है। तो विचार करना एक अलग स्थिति है। विचार करना तो बहुत कम होता है, जब आपको कुछ प्लानिंग करना होता है, आपको कुछ कोई चीज़ सोच समझ के करनी होती है, तभी हम विचार करते हैं। बाकी तो ज़्यादातर तो हम विचार हमारे अंदर आते रहते हैं और विचार आते हैं वही ड्रीम स्टेट बन जाता है। फॉर योर बेनिफिट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर न्यू फ्रेंड्स who have joined us, we take a quick glance of all the meetings from the 1st and to the 15। तो 1 से 15 मीटिंग के अंदर यहाँ वो थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे कि क्या क्या हमने देख लिया है। और ये हमारे लिए भी कभी कभी इस तरह का जानना ज़रूरी है, तब याद आता है कि हाँ ये मीटिंग में ये देखा था, ये मीटिंग में ये देखा था। In the first meeting, a quotation from Gita and a quotation of a modern Russian scientist show how near both are in their ignorance of the inner process of thinking। अब पहली मीटिंग के अंदर कौन सा गीता का कोटेशन और रशियन साइंटिस्ट का कोटेशन याद है आपको? नहीं होगा, अभी 6 महीना पहले शायद पढ़ा था, उससे भी पहले, तो अभी ये याद नहीं होगा क्योंकि हमारा स्टडी नहीं होता है। तो गीता के अंदर उसमें वो कोटेशन जो बहुत फेमस है, जो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं कि भाई ये ऐसी कौन सी चीज़ है कि मनुष्य जो है वो पापों के अंदर भी बना रहता है, पाप करता रहता है, और कई बार तो उसकी इच्छा के विरुद्ध, जैसे कोई इसको घिसिट के ले जा रहा है, उसके अंदर उसको पाप कोई ज़बरदस्ती से करा रहा है, इस तरह की स्थिति बन जाती है। वो नहीं करना चाहता है तो भी पाप उसके हो जाता है। तो ऐसे क्या कारण है कि जिसके द्वारा ये होता है? तो उसमें भगवान जवाब देते हैं कि ये इंद्रिय ही ऐसी है कि इंद्रिय जब खींच जाती है मन को, तो मन के अंदर इस तरह की स्थिति बन जाती है, उस व्यक्ति हेल्पलेस बन जाती है। और दूसरा रशियन साइंटिस्ट था, उसने भी, वो अर्जुन ने तो अभी 2000 या 5000 साल पहले सवाल पूछा था, रशियन साइंटिस्ट तो आज का है, ये 21वीं सदी का है, उसने भी ये सवाल पूछा था कि भाई ये मुझे ऐसी बहुत हैरानी होती है कि कई इंटेलिजेंट पीपल जो है वो भी कई बार इस तरह की मिसचिप करते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है कि ये इतने बड़े लोग जो है, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, वो भी क्यों इस तरह का बिहेवियर करते होंगे। तो दोनों का कहने का मतलब तो सेम ही है, पर तावड़िया जी ये दोनों को इग्नोरेंस बताते हैं कि ये दोनों इग्नोरेंस के करीब करीब है, क्योंकि उनको रियल थिंकिंग प्रोसेस क्या है वही पता नहीं है। क्योंकि ये जो हम कहते हैं कि भाई हमारे अंदर इस तरह हो जाता है, हम तो लाचार हो जाते, हो गया, तो ये थिंकिंग प्रोसेस सही नहीं है। हमारे IESM केंद्र सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, इमोशनल सेंटर और सेक्स सेंटर ओवर पावर करते हैं, तो ऐसा ही होगा उसके। अगर जब इमोशनल सेंटर सेक्स सेंटर ओवर पावर करता है व्यक्ति को, तो वो नहीं चाहता है, वो चीज़ हो जाती है उससे। पर ये साइंस जो है, तो यहाँ तो उनका कहने का मतलब है कि ना अर्जुन को ये साइंस पता था और न ही ये रशियन साइंटिस्ट को पता था, इसीलिए दोनों के अंदर इस प्रकार का ये इग्नोरेंस दिखाई देता है।
इज द ह्यूमन माइंड रियली रिबेलियस एंड कैन नॉट बी टेम्ड? तो हमारा जो माइंड जो है, ह्यूमन माइंड जो है, वो क्या है, विद्रोही बना रहता है और उसको कभी भी हम उसको ट्रेन नहीं कर सकते, उसको टेम नहीं कर सकते हैं। तो जो माइंड जो है उसको ट्रेन किया जाता है। जब तक वो आईएसएम केंद्र के अंडर बैलेंस नहीं आता है तब वो विद्रोही का ही रूप माइंड हमारा ले लेता है। जब आईएसएम केंद्र के अंदर बैलेंस आता है तब जैसे कि एक वो ट्रेन माइंड जैसा हो, टेम माइंड हो, इस तरह का बन जाता है। इज देयर ए वे आउट टू एजुकेट दिस रिबेलियस माइंड? तो ये जो विद्रोही माइंड जो है, वो विद्रोही माइंड को कुछ कंट्रोल करने का, उसको सुधारने का, उसको एजुकेट करने का कोई उपाय है क्या? तो योगा की प्रैक्टिस ही ये है कि हमारा रिबेलियस माइंड जो है, विद्रोही मन है, उसको वो एजुकेट कर सकता है, उसको ठीक ठाक कर सकता है। सेज पतंजलि मेक्स दिस पॉइंट क्लियर by describing the inner process of thought formation, and after doing so emphasizes the need of thought formation, and the need of cultivating this new process till it is firmly established and becomes a habit, and so we once and for all time move from a wrong habit of thought process to a right habit of thought process, like we move from a wrong habit of breathing to right habit of breathing. अब यहाँ जिन लोगों के पास वो जेरोक्स की किताब होगी उसके अंदर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो जिस तरह मैंने पढ़ा इस तरह आप करेक्ट कर लेना। तो ये इतना सारा ऊपर प्रश्न पूछने के बाद ये कहते हैं कि भाई महर्षि पतंजलि ने तो ये थॉट फॉर्मेशन की इनर प्रोसेस जो है वो बिल्कुल क्लियर कट बता दी है कि थॉट फॉर्मेशन किस तरह होता है, और उसके ऊपर भार भी दिया गया है। और दूसरी बात ये है कि पहली बात ये है कि उस थॉट फॉर्मेशन किस तरह होना है वो जानना चाहिए। दूसरी बात जो ये है कि थॉट फॉर्मेशन हो जाने के बाद उसको कल्टीवेट करना है और उसको एस्टैब्लिश करना है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। थॉट फॉर्मेशन तो चलो चालू हो गया, अच्छी तरह थॉट फॉर्मेशन हो रहा है, पर अभी वो पुरानी पैटर्न के ऊपर न चला जाए थॉट फॉर्मेशन, इसके लिए उसको एस्टैब्लिश करना भी ज़रूरी है। और इसीलिए पोज एक्सरसाइज दिया गया है कि बार बार पोज एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो थॉट फॉर्मेशन धीरे धीरे करके एस्टैब्लिश हो जाता है। और फिर कायम के लिए वंस फॉर ऑल ये जो है वो कायम के लिए फिर ये थॉट पैटर्न, थॉट प्रोसेस जो है वो राइट थॉट प्रोसेस एक बार एस्टैब्लिश हो जाएगी तो रॉन्ग थॉट प्रोसेस है वो निकल जाएगी। जिस तरह की ब्रीदिंग में भी करते हैं हम, हमारा नॉर्मल कोर्स में रॉन्ग ब्रीदिंग चलता रहता है, पर जैसे जैसे हम 3SRB का अभ्यास करते जाते हैं तो हमारा राइट जो है राइट हैबिट ऑफ, तो ये पहली मीटिंग के अंदर ये पोज के अंदर इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी। अब दूसरी मीटिंग के इन द नोट्स ऑफ द सेकंड मीटिंग आफ्टर एस्टैब्लिशिंग दिस राइट हैबिट ऑफ थॉट प्रोसेस, Sage Patanjali makes certain important point clear. अब जब थॉट प्रोसेस जब एस्टैब्लिश हो जाती है, ठीक तरह से काम करने लगती है, तो उसके बाद में क्या करना है या क्या होता है वो महर्षि पतंजलि ने बताया। मतलब कि वो तावरिया जी ने ही बताया है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने तो सूत्र ही दिए हैं और सूत्र का अर्थ क्या करते हैं और उसके अंदर से क्या चीज़ निकालते हैं, तो वो तावरिया जी ने जो सारी चीज़ें निकाली है जो योग सूत्र के अंदर उन्होंने दिया है, तो वो यहाँ आगे वो पॉइंट की बात करते हैं कि करेक्ट हैबिट ऑफ थॉट प्रोसेस एड्स ए सर्टेन क्लैरिटी टू थिंकिंग। अब क्या होगा कि करेक्ट हैबिट हो गई थॉट प्रोसेस की, वो सही ढंग में अब जो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन या रिएक्शन के बदले में करेक्ट थॉट प्रोसेस चलो बननी चालू हो गई, तो उससे क्या आएगा कि
थिंकिंग के अंदर एक क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखो लोगों का थिंकिंग या लोगों का बात करने का ढंग, दो चार व्यक्ति इकट्ठे होते हैं और बात करते हैं तो जरा सुनना शांति से। कभी वो ऐसे जंप मारते हैं, एक टॉपिक चालू किया और थोड़ी देर बात हुई, दूसरी व्यक्ति ने दूसरा टॉपिक निकाला, उसके ऊपर बात हुई, थोड़ी देर के बाद तीसरा टॉपिक आ गया। तो कितना पुअर थिंकिंग होता है और उसके अंदर कोई क्लैरिटी या कोई डेप्थ नहीं होता है। लोग जब बात करते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स की बात हो या फिर कोई शास्त्र की बात हो, और योग के जानकार भी लोग जब योग की बात करते हैं तो हम उसके अंदर भी कोई डेप्थ नहीं देखते हैं कि भाई कोई, चलो भाई ये व्यक्ति योग का आदमी है, पर वो बात करेगा तो ऐसी सुपरफिशियल बात करेगा, तब इतना आश्चर्य होता है कि भाई ये व्यक्ति के अंदर कोई क्लैरिटी ही नहीं है, उसकी थिंकिंग के अंदर क्लैरिटी ही नहीं है। तो हर चीज़ है, हम कोई धंधा करते हैं तो वो धंधे के बारे में, उसके बारे में भी हमारे थिंकिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मैं ये धंधा कर रहा हूँ, इसका ये है, उसका आगे क्या फ्यूचर है, उसमें से क्या हो सकता है। तो क्लैरिटी जब होती है तब एक पिक्चर आंखों के सामने आ जाता है। पर ये करेक्ट हैबिट ऑफ थॉट प्रोसेस होगा तब ये थिंकिंग की क्लैरिटी बनेगी। नाउ हाउ कुड पीस बी इंट्रोड्यूस बिसाइड्स क्लैरिटी ऑफ थॉट। चलो अभी क्लैरिटी ऑफ थॉट के ऊपर भी आ गया, अभी उसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, पीस ऑफ माइंड। अब पीस ऑफ माइंड को किस तरह इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे अंदर। थिंकिंग आ गया, राइट थिंकिंग प्रोसेस हो गई, क्लैरिटी आ गई, सब कुछ हो गया, एस्टेब्लिश हो गया, पर पीस आई अगर अब तक जो पीस नहीं आई है तो फिर अभी बहुत सारी चीज़ बाकी है। इसका मतलब हाउ ब्रीदिंग कैन एस्टेब्लिश रिदम एंड ब्रिंग अबाउट पीस ऑफ माइंड। और दूसरी बात ये है कि जो हमें ब्रीदिंग, रिदमिक ब्रीदिंग का अभ्यास करते हैं तो वो पीस ऑफ माइंड किस तरह ला सकती है, तो वो हमें सोचना है। तो ये दो चीज़, पीस किस तरह लाना है और पीस के लिए अगर रिदमिक ब्रीदिंग का अभ्यास करते हैं तो वो किस तरह पीस अंदर आ सकती है। तो ये दोनों प्रश्न को हमें सोचना चाहिए। बोथ द रॉन्ग प्रोसेसेस ऑफ थॉट एंड ब्रीदिंग आर हार्मफुल। Besides correct breathing process corrects agitation of the astral body and brings about peace of mind. Refer notes on astral body. देखो तो यहाँ एक बात ये है कि जो ब्रीदिंग की हो या थिंकिंग की हो, दोनों की गलत जो प्रोसेस है वो बहुत सारी हार्मफुल है, फिजिकली भी हार्मफुल है और मेंटली भी हार्मफुल है। और इसके अलावा जब ब्रीदिंग की सही प्रोसेस हमारे अंदर बनती है, रिदमिक ब्रीदिंग चालू होता है, तो क्या होता है कि हमारा जो एस्ट्रल बॉडी हमेशा एक एजिटेशन की स्थिति में अंदर रहता है, उसके अंदर एक उत्तेजना रहती है, एक शुद्धता रहती है, एक अंदर कई लोगों को देखते हैं ना, अंदर एक जैसे बबलिंग स्थिति उसके अंदर, माइंड के अंदर कुछ बनी रहती है, कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ चालू ही रहती है। तो वो एजिटेशन की स्थिति है। तो जब थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग चालू होगा और अच्छी तरह करते जाएंगे तो ये एजिटेशन की स्थिति है वो भी धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगी और तब फिर जाके पीस ऑफ माइंड आएगी। तो अभी भी हम पीस ऑफ माइंड अगर एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तो इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर जो है वो एजिटेशन गया नहीं है। एजिटेशन नहीं गया, इसका मतलब ये है कि हमारा रिदमिक ब्रीदिंग अच्छी तरह नहीं हो रहा है, और रिदमिक ब्रीदिंग अच्छी तरह नहीं हो रहा है इसका मतलब ये कि हमारा जो थिंकिंग है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो भी अच्छी तरह नहीं हो रही है। तो ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक अच्छा होगा तो दूसरा भी अच्छा होगा, दूसरा अच्छा होगा तो पहला वाला भी अच्छा होगा। नाउ वी रिफर द नोट्स ऑफ थर्ड मीटिंग। Prana has many vital meanings. It can be intake of a prana through nose by the astral body, either with the breath or independently of it, and the incoming impulses as food through the five sense organs and digestion of this food. For the effect of this are seen on the physical body. अब प्राण की बात यहाँ कहते हैं, जो तीसरी मीटिंग में उन्होंने ली थी। कहते हैं कि प्राण के जो है वो उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण आयाम है, उसका प्राण का
अनेक मीनिंग भी होते हैं, अर्थ भी होते हैं। और प्राण जो है वो हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम में दो रूप से आते हैं। एक तो जो है नोज द्वारा आता है। नोज द्वारा आता है मतलब नोज द्वारा हम जो श्वास लेते हैं, वो श्वास के अंदर जो प्राण है वो हमारी ईडा या पिंगला नाड़ी के द्वारा हमारे मूलाधार से एस्ट्रल बॉडी के अंदर चला जाता है। तो ये लास्ट मीटिंग में हमने देखा था कि भाई ईडा और पिंगला नाड़ी है वो लेफ्ट और राइट नोस्ट्रियल से जुड़ी हुई है। उसकी शुरुआत जो है ईडा नाड़ी की शुरुआत मूलाधार से चालू होके लेफ्ट नोस्ट्रियल में वो पूर्ण होती है, और पिंगला नाड़ी जो है वो स्वाधिष्ठान से चालू होके राइट नोस्ट्रियल के अंदर खत्म होती है। तो उसके अंदर जो प्राण का आवागमन होता है, श्वास के द्वारा हम जो हवा लेते हैं और हवा में से प्राण जो है वो अलग होके एस्ट्रल के अंदर चला जाता है। तो ये एक प्राण का अर्थ है या एक प्रोसेस हुई। और दूसरी प्रोसेस ये है कि हम पांचों इंद्रिय द्वारा जो प्राण को जो अंदर लेते हैं, इनकमिंग इम्पल्स को अंदर लेते हैं, वो भी प्राण है, एक प्रकार का फूड है, हमारा एस्ट्रल बॉडी का फूड है। एस्ट्रल बॉडी वो पांच इंद्रियों द्वारा जो अंदर आता है इम्पल्स, उसके द्वारा ही जीवित है। तो वो फूड जो है वो अंदर आता है और वो जब डाइजेस्ट होता है तब उसके द्वारा हमारे अंदर फिजिकल और एस्ट्रल के अंदर कुछ असर होती है, और वो हम देख भी सकते हैं कि भाई ये इनकमिंग इम्पल्स आया। इनकमिंग इम्पल्स पांच इंद्रियों द्वारा ऐसे ही हमारी थिंकिंग प्रोसेस बनती रहती है। पर ऑटोमेटिक थिंकिंग प्रोसेस है तो फिर वो मैकेनिकल प्रोसेस है और वो उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। कहने का मतलब कि दो रूप से प्राण अंदर आता है और काम करता है। If breathing and thought processes are wrong, into bracket, these two can be both incorrect or both correct. Our sympathetic system of nerves will only work. That is, we will act as per automatic reflex action and be forever subject to the domination of our left midbrain. अब ये जो है थिंकिंग प्रोसेस और ब्रीदिंग की प्रोसेस अगर गलत चल रही है, और उसके अंदर ऐसा है कि अगर एक गलत है तो दूसरी भी गलत है, और एक सही है तो दूसरी भी सही है, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है। तो थिंकिंग को तो हम सीधे सीधा करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि थॉट प्रोसेस तो इतनी फास्ट है, हम देख भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते। पर श्वास का हमें अनुभव है, श्वास आता है जाता है, उसके ऊपर अनुभव है, इसीलिए श्वास के ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो थॉट प्रोसेस के बदले हम अगर ये जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है उसके ऊपर काम करते हैं, उसके अंदर रिदम को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो अगर करेक्ट हो जाएगी तो थॉट प्रोसेस जो है वो भी अपने आप में करेक्ट हो जाएगी। पर कहते हैं कि अगर ये जो दोनों रॉन्ग चल रहे हैं तो फिर आपके अंदर जो है वो खाली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही चलेगी। और लास्ट सब मीटिंग में हमने 2-3 मीटिंग में देखा कि हमारे लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़रूरी है, पैरासिम्पैथेटिक का डेवलप होना, काम करना बहुत ज़रूरी है। पर जब तक ये रॉन्ग प्रोसेस है थिंकिंग या ब्रीदिंग की, तब तक हमारे अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही काम करेगी। और सिंपैथेटिक का मतलब हमारे अंदर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन या जिसको हम रिएक्शन कहते हैं, वो एक काम करता रहेगा। और ये सारी चीज़ जो है वो लेफ्ट मिड ब्रेन के डोमिनेशन के अंदर, उसके आधिपत्य के अंदर आता है। तो ये इससे अगर बाहर निकलना है हमें, मिड राइट ब्रेन के बदले लेफ्ट ब्रेन के बदले राइट ब्रेन अगर काम करना चालू करे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करना चालू करे, तो ये सब के लिए ज़रूरी ये है कि हमारे अंदर राइट ब्रीदिंग प्रोसेस और राइट थिंकिंग प्रोसेस चलती रहे। दिस लेफ्ट मिड ब्रेन इज इंटेलेक्चुअल, कनिंग, लॉजिकल एंड कैपेबल ऑफ ग्रेट मेंटल वर्क, बट मैन with his great discoveries will remain animal in nature। अब ये जो है हम देखते हैं कि हमारे अंदर ये जो आजकल जो साइंटिफिक संशोधन डिस्कवरी जो हो रही है, अलग अलग खोज हो रही है, वो इतनी सारी खोज हो रही है, वो किससे हो रही है? लेफ्ट मिड ब्रेन से। क्योंकि राइट मिड ब्रेन तो किसी के अंदर डेवलप हुआ ही नहीं,
वो तो जो योग की साधना और कोई खास साधना करता है उसके अंदर ही राइट मिड ब्रेन तो काम करता है। तो साइंस ने आज तक में जो डेवलपमेंट किया है वो सारा लेफ्ट मिड ब्रेन से ही किया है, क्योंकि लेफ्ट मिड ब्रेन जो है वो इंटेलेक्चुअल है, कनिंग मन थोड़ा लुच्चा भी है। लुच्चा इस माने में कि जो उसको करना है वो चालाकी से अपना काम करा लेता है। कई लोग जो कनिंग होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि अपनी मतलब का काम कराने में बहुत होशियार होते हैं, वो किसी न किसी तरह हमें फौसला के काम ले लेते हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल मिड ब्रेन जो है वो इस तरह का है, कनिंग है, लॉजिकल तो है ही, और मेंटल वर्क बहुत सारा, ढेर सारा मेंटल वर्क करने के लिए वो कैपेबल होता है। और जो उसकी डिस्कवरीज इतनी सारी है, पर आखिर में व्यक्ति तो पशु का पशु ही रहा है, उसके नेचर के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। डिस्कवरी चाहे इतनी कर ली, सुख सगवड़ इतने डेवलप कर लिए, सब कुछ डेवलप किया, पैसा इतना सारा आ गया, पर व्यक्ति स्वभाव के अंदर तो पशु के समान ही है, पशु से और कोई उसके वो ऊपर उठा नहीं है आज तक में। दिस इज वाई इन द लास्ट फ्यू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स he has shown great progress and has found civilization, but his natural state, but his nature has remained animal. तो सब कुछ उसने कर लिया, ग्रेट सिविलाइजेशन हुआ, इतना प्रोग्रेस किया, सब सांस्कृतिक में भी, सांस्कृतिक डेवलपमेंट में भी ये लेफ्ट माइंड ने बहुत सारा काम किया, सब कुछ किया, पर उसका जो स्वभाव जो है वो एनिमल का एनिमल ही रहा है, पशु जैसा ही स्वभाव रहा। इसीलिए तो देखते हैं कि कोई अच्छा से अच्छा कोई कलाकार होता है, अच्छा से अच्छा कोई पोएट होता है, या कोई भी फैकल्टी का अच्छा आदमी है, पर उसको आप इरिटेट करोगे, आप उसको जरा भी डिस्टर्ब करोगे तो एकदम वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो एकदम पशु की तरह व्यवहार करने लगेगा, चाहे उसके क्षेत्र में कितना भी बड़ा है। और हम देखते हैं कलाकारों के जीवन के अंदर भी, जो कलाकार होते हैं तो वो पर्दे के ऊपर और दूसरी जगह पर तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, दिखते हैं, पर अपने निजी जीवन के अंदर जो है वो एनिमल की तरह बिहेवियर कर लेते हैं। और वो कोई पर्टिकुलर व्यक्तियों की बात नहीं है, वो सबके लिए है। हम सब जो है हमारे अंदर जब तक ये चीज़ बनती नहीं है, ये राइट ब्रेन डेवलप नहीं होता है, तब तक हम मोर और लेस पशु ही है। चाहे डिग्री का कोई अंतर है, कोई ज़्यादा पशु है, कोई ज़रा कम पशु है, पर जब तक ये नहीं डेवलप होता है तब हम सबके सब पशु की श्रेणी में ही आएंगे। कभी कभी ये लोगों को बुरा लगता है ऐसा था और यदि लिखते हैं तो, पर हकीकत का स्वीकार करना भी जरूरी है। अगर हम हमारे अंदर झांकते हैं, हमारे अंदर देखते हैं, तो हम देख ही पाएंगे कि हम किस तरह बिहेवियर करते हैं, पर कई बार तो एक पशु से भी बुरा व्यवहार करते हैं। तो ये एक हकीकत है। दिस नेचर हैज़ टू बी कॉन्शियसली चेंज। नेचुरल इवोल्यूशन विल चेंज इट ऑल्सो, बट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो हमें कॉन्शियसली उसको चेंज करना पड़ेगा। ये जो हमारा पशु का जो स्वभाव है उसको परिवर्तित हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही हम जिंदगी भर रह सकते हैं। अगर कोई चाहता है, अपने ऊपर काम करता है, तो वो पशुजन्य स्वभाव से बाहर आ सकता है, पर उसके लिए उसको कॉन्शियसली काम करना पड़ेगा, या फिर नेचुरल इवोल्यूशन जो है उसके लिए उसको इंतजार करना पड़ेगा। पर नेचुरल इवोल्यूशन तो भाई लाखों साल ले लेंगे इतना डेवलपमेंट के लिए, तब तक रुकना पड़ेगा। But if both are corrected, we start developing the prana. We start developing the parasympathetic system of nerves and make them function along with the plexus and glands, which have each a left or right or upper and lower lobes or house, and which are dominated by either the sympathetic or parasympathetic और द लेफ्ट और राइट मिड ब्रेन रिस्पेक्टिवली। तो जब ये दोनों करेक्ट रूप में काम करेंगे तो फिर पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे अंदर डोरमेंट पड़ी है, भगवान ने दी तो है, पशुओं को तो वो भी नहीं देते हैं, पशु पक्षी के अंदर पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम नहीं है,
पर मनुष्य को पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम डी है। तो अगर ये सब हमारे अंदर डेवलप होता है तो ये पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम काम करना चालू कर देगी, और उसके द्वारा और क्या होगा कि जो हमारे एस्ट्रल के अंदर चक्र है और फिजिकल के अंदर जो ग्लैंड्स है वो सारी चक्र ग्लैंड्स वगैरह भी अच्छी तरह काम करना चालू कर देंगी। क्योंकि हमने लास्ट मीटिंग के अंदर देखा था कि हर एक चक्र के 2 भाग होते हैं, और एक भाग जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, दूसरा भाग जो है वो पैरासिम्पेथेटिक के अंदर आता है। अब जब पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम ही काम नहीं कर रही है तो जो दूसरा हिस्सा है वो भी काम नहीं करेगा। जैसे कि मणिपुर चक्र है और कुंडली चक्र, ये दोनों है। तो मणिपुर चक्र जो है वो लेफ्ट मिड ब्रेन के अंदर आता है या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, पर कुंडली चक्र जो है वो राइट मिड ब्रेन के अंदर और पैरासिम्पेथेटिक के साथ जुड़ा है। अब हमारे अंदर राइट मिड ब्रेन भी डेवलप नहीं है, पैरासिम्पेथेटिक भी डेवलप नहीं है, तो कुंडली चक्र जो है वो हमारे अंदर काम नहीं करता है। पर जब ये बोथ प्रोसेसेस अच्छी तरह काम करना चालू करेगी तो फिर हो सकता है कि दोनों जो चक्र है या एक चक्र के 2 भाग है, जैसे कानाहत के 2 भाग है, तो फिर दोनों काम करने चालू कर देंगे। Depending on this inner development of the 4 minor centers in the registration area or front brain will influence our thought process, and on this will depend whether the centers emotion and sex will dominate or intellectual will dominate with the coordination between them all। अब जो है ये इतना सारा होगा, ये करेक्ट ब्रीदिंग, करेक्ट थिंकिंग, ये सब होगा, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो IESM केंद्र है जो रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर है वो सुधर जाएंगे, मतलब उसके अंदर बैलेंस आएगा। तो वो बैलेंस आएगा तो हमारी थॉट प्रोसेस के ऊपर वो इन्फ्लुएंस करेगा, और फिर आगे जाके फिर ये भी डिसाइड होगा, ये भी डिपेंड करेगा कि भाई अभी इमोशनल और सेक्स सेंटर का ज़्यादा वजूद रहेगा या इंटेलेक्चुअल सेंटर दूसरों सेंटर के साथ मिलके काम करेगा। पर जब दोनों सिस्टम काम करती है तब डेफिनेटली जो है वो इमोशन और सेक्स सेंटर जो है वो धीरे धीरे डोरमेंट होते जाते हैं, और इंटेलेक्चुअल सेंटर जो है वो फिर से एक्टिव हो जाता है, और दूसरे सेंटर्स का सपोर्ट लेके इंटेलेक्चुअल सेंटर जो है वो प्रोग्रेस करता रहता है। तो हमारे इमोशनल और सेक्स सेंटर है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर है, और पैरासिम्पेथेटिक के अंदर इंटेलेक्चुअल सेंटर है। मतलब कि जब पैरासिम्पेथेटिक काम करेगी अच्छी तरह तभी इंटेलेक्चुअल सेंटर अच्छी तरह काम करना चालू करेगा, और दूसरे सेंटरों का भी सपोर्ट उसको मिल जाएगा। We refer again to the astral body, which is the primary body and which intakes prana in 2 distinct ways, as we have seen earlier. But the 2 bodies being co-joined and we not being able to see the astral, we think that everything is done by the physical body and brain only। अब ये 2 शरीर जो है हमारे अंदर, एक प्राइमरी बॉडी जिसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं और दूसरा सेकेंडरी जो हमारा फिजिकल बॉडी है, और दोनों को जॉइंट है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो अलग नहीं है, और दोनों की इन्फ्लुएंस एक दूसरे के ऊपर पड़ती रहती है। हालांकि एस्ट्रल की ज़्यादा फिजिकल के ऊपर इन्फ्लुएंस रहती है। तो क्या होता है कि एस्ट्रल की प्रोसेस जो होती है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी गहरी संवेदना नहीं है, इसीलिए एस्ट्रल की प्रोसेस को हम जानते नहीं हैं, और फिजिकल की प्रोसेस को ही जानते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि बस ये जो सारी कामकाज है वो सब फिजिकल का ही है। जैसे कि 5 इंद्रिय जो है वो 5 इंद्रिय काम करती है, और उसके बाद में 5 इंद्रिय जो है वो एस्ट्रल के अंदर है, और फिजिकल के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स है, मतलब 5 इंद्रिय अंग है। अब आँख से देखते हैं हम, तो हम क्या समझते हैं कि भाई खाली आँख ने देखो काम कर लिया और इससे हमने देख लिया, ये समझ लिया,
या कान से सुनते हैं तो हमें लगता है कि कान ने सुन लिया तो अंदर प्रोसेस हो गई, अभी हमारे ब्रेन ने समझ लिया। पर अगर हमारे अंदर इतनी संवेदना गहरी होती, हमारे अंदर इतनी सेंसिटिविटी डेवलप होती, तो क्या होता कि हमें पता चलता कि भाई ये जो है ये पहले प्रोसेस एस्ट्रल के अंदर होती है, ये जो है इम्पल्स के रूप में अंदर कुछ आता है ये इंद्रिय द्वारा, और बाद में वो फिजिकल में इंद्रिय अंग के द्वारा फिजिकल में जाता है और वो प्रोसेस कंप्लीट होती है। पर अभी तो हम फिजिकल की प्रोसेस देख सकते हैं, इसीलिए ऐसा अनुमान कर लेते हैं कि भाई एस्ट्रल है कि नहीं क्या पता। और खास करके जो लोग योग नहीं जानते हैं या एस्ट्रल बॉडी के बारे में नहीं जानते हैं, वो लोग तो 100% ऐसा ही समझते हैं कि ये हमारा शरीर ही काम करता है। और इसीलिए हम जब भी कुछ होता है तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि देखो कान से सुन नहीं सकते, कुछ कान में तो गड़बड़ नहीं है, या आँख से देख नहीं सकते तो आँख में गड़बड़ नहीं है। पर हो सकता है कि कान और आँख दोनों अच्छे हो, पर अंदर की जो सुनने की या देखने की क्षमता है या जो वो शक्ति है वो ही खत्म हो गई हो किसी कारण। तो ये हमें जानना समझना चाहिए। These two different pranas enter in body system as said earlier। अब पहले भी ये बात की है कि भाई दो प्रकार के प्राणा जो है वो अंदर आते हैं, और अभी हमने भी ऊपर देखा कि एक ईडा पिंगला द्वारा अंदर आता है और दूसरा 5 इंद्रिय द्वारा आता है। Let us trace them in the diagram, explain the diagram and simultaneously refer to the quotation of Sage Patanjali in the notes of second meeting। तो वहाँ उसने उन्होंने सेकंड मीटिंग में ये सब चीज़ बताई है और डायग्राम भी बताया है। आफ्टर दिस वी अंडरस्टैंड बेसिक एक्सेप्टेंस, और ये भी हमने देखा था बेसिक एक्सेप्टेंस सेकंड मीटिंग के बाद में, थर्ड मीटिंग के बाद में। बेसिक एक्सेप्टेंस के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी जैसे कि नियम जैसी है, तो हमारे अंदर किस तरह वो होना चाहिए वो बेसिक एक्सेप्टेंस के अंदर दिया है। बहुत सुंदर है, वो तो हमें बार बार पढ़ना चाहिए ताकि हमारे अंदर किस तरह एक डिसिप्लिन डेवलप हो, उसके लिए ये बेसिक एक्सेप्टेंस दिया गया है। नाउ वी रिफर द नोट्स ऑफ द फोर्थ मीटिंग, द कोज ऑफ एलिमेंट इन द फिजिकल बॉडी, पेजेस 3 and 4 ऑफ नोट्स। अब चौथी मीटिंग के अंदर उन्होंने फिजिकल बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं और उसका कारण एस्ट्रल बॉडी है वो बात का जिक्र किया था, तो वो आप फिर से ये नोट को आप पढ़ सकते हैं। अटैचमेंट एक्सप्लेन्ड एंड द पर्पस ऑफ ट्यूनिंग अप दिस फिजिकल बॉडी। और अटैचमेंट जो है फिजिकल और एस्ट्रल का किस तरह का अटैचमेंट है और दोनों को किस तरह हम ट्यून अप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने तीसरी और चौथी मीटिंग में बताई थी। In the notes of the fifth meeting, non-attachment is further clarified and there is also explained evil। अब नॉन अटैचमेंट जो है पांचवी मीटिंग, मतलब कि वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य के बारे में पांचवी मीटिंग के बारे में बात की गई थी, और जो इविल क्या है, मतलब जो अनिष्ट क्या है हमारे लिए, उसकी बात उन्होंने की थी। ये सब मीटिंगों में क्या क्या हुआ है वो शॉर्ट में यहाँ बताते हैं। In the sixth meeting notes on page 1, the three-step rhythmic breathing is explained and the rhythm between breathing and a prana intake। तो वो छठी मीटिंग के अंदर थ्री स्टेप के बारे में बताया था और इनटेक प्राण का किस तरह अंदर होता है और एस्ट्रल में जाता है, वो सारी बात उसमें उन्होंने की है। फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फ्यू लाइन्स फ्रॉम लाइट ऑन द पाथ इन नोट्स ऑफ द सेवन्थ मीटिंग। और सातवीं मीटिंग में हमने देखा था कि जो मैरी कॉलिन्स की जो किताब है, छोटी किताब लाइट ऑन द पाथ, उसमें से कुछ कोटेशंस उन्होंने लिए थे, लाइंस ली थी और उसको एक्सप्लेन किया था, जैसे कि किल आउट योर एम्बिशंस और इस तरह के जो सब सेंटेंस थे वो हमने पढ़े थे उसके अंदर। तो ये सारे सेवन्थ मीटिंग के अंदर था। नोट्स ऑन 8th मीटिंग डायग्राम 1 एक्सप्लेन विथ माइंड एंड यूनिवर्सल माइंड। अब डायग्राम 1 के द्वारा उन्होंने
ये इंडिविजुअल माइंड क्या है और यूनिवर्सल माइंड क्या है। तो यूनिवर्सल माइंड किस तरह हमारा इंडिविजुअल माइंड बनता है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि भाई अंदर इनकमिंग ग्रुप इम्पल्स के रूप में यूनिवर्सल माइंड आता है और फिर वो इंडिविजुअल माइंड बन जाता है। 9th मीटिंग में पेज 1 में डोमेन ऑफ माइंड एक्सप्लेन एंड डायग्राम 1 फर्दर एक्सप्लेन। तो मन का क्षेत्र क्या है और डायग्राम 1 में क्या क्या चीज़ 2482 के जो सेंटर्स 2482 का रेशियो और ISM केंद्र किस तरह काम करते हैं ये सारी बात बताई है। इन द नोट्स ऑफ 10th मीटिंग डायग्राम 1 इज एक्सप्लेन फॉर ड्रिफ्ट्स एंड मेमोरी पैटर्न्स, सप्रेशन ऑफ थॉट्स, brooding and even bhakti ideas leading to the hallucinations and past life memory pattern। तो ये सारी चीज़ों जो है ड्रिफ्ट के बारे में, मेमोरी पैटर्न के बारे में, फिर विचारों को किस तरह दबाया जाता है या फिर ब्रूडिंग हमारे अंदर चलती है, और जो सो कॉल्ड भक्ति है जो जिसको हम आज भक्ति कहते हैं उनको तो वो तावड़िया जी भक्ति कहते ही नहीं हैं, वो तो एक खाली एक जिसको कहते हैं कि एक इमोशनल टाइप की एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर रियल जो इमोशंस है वो होते नहीं हैं। तो वो भक्ति के बारे में भी ये सब चीज़ें उन्होंने उसमें बताया था, और ये इसीलिए वो जो भक्ति का मार्ग जो है वो हेल्यूसिनेशन में ले जाता है। सो कॉल्ड भक्ति, रियल भक्ति की बात नहीं है। रियल भक्ति तो एक वो तो योग का ही भाग है, आगे जाके योग में से ही भक्ति उत्पन्न होती है, वो अलग बात है। इन द नोट्स ऑफ 11th मीटिंग मूड्स आर एक्सप्लेन एंड रेफरेंस टू डॉक्टर बाग। तो ये मीटिंग बहुत अच्छी थी, हमने पढ़ी थी, इंटरेस्टिंग थी। तो वो हमारे जो इमोशनल माइंड जो है, हमारे अंदर जो मूड्स जो है उसके बारे में बहुत अच्छा, और डॉक्टर बाग कौन थे, किस तरह उन्होंने संशोधन ये किया था, और बाग फ्लावर रेमेडी किस तरह बनी थी, वो सारी चीज़ें 11th मीटिंग के अंदर हमने देखी थी। दीपेश तारो म्यूट खुली गયું છે કારનો दीपेश। द 20 important moods and more corrective exercises explained, और उसके अंदर करेक्टिव एक्सरसाइज जो है वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया था। इन द नोट्स ऑफ द 12th मीटिंग द सब्जेक्ट ऑफ सेंसिटिवनेस इज एक्सप्लेन्ड एंड रेफरेंस अगेन इन लाइन्स फ्रॉम लाइट ऑन द पाथ, ब्लॉकिंग द नोस्ट्रियल इन्फॉर्म्ड एंड द रॉन्ग इफेक्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस एक्सप्लेन। तो ये सारी 12th मीटिंग के अंदर जो अलग अलग प्रकार की 12 प्रकार की जो ऊर्जा है वो 7 प्रकार की जो ऊर्जा है वो 12th मीटिंग के अंदर उन्होंने बताई थी। और वो उसके अंदर खास जो लास्ट थी एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी, और उसके बदले में हमारे अंदर जो एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस काम करती है, और उसका उपाय जो है वो उन्होंने राइट नोस्ट्रियल 12 से 3 और 4 से 7 के बीच में ब्लॉक करने के लिए बताया था। सेंसिटिवनेस की एनर्जी के बदले में सेंसिटिवनेस की एनर्जी के बदले में सेंसिटिविटी हमें डेवलप करना है, और ये राइट नोस्ट्रियल का ब्लॉकिंग जो है वो इसमें बहुत हेल्प करता है। In the notes of the 14th meeting is explained the generation of energy। तो 14वीं मीटिंग के अंदर एनर्जी किस तरह उत्पन्न होती है वो बताया था। बट रिदम मस्ट प्रीसीड जनरेशन, तो पहले रिदम आती है, रिदम के द्वारा ही ये जनरेशन हमारे अंदर करेक्ट प्रकार का जनरेशन उत्पन्न हो सकता है। व्हाट इज रिदम, व्हाट इज एन ऑक्टेव, लॉ ऑफ 7 एंड लॉ ऑफ 3, द blood systems and heart and breathing system and diaphragm are explained, and how heart gets regenerated push to keep it relative perpetual motion। तो ये सब ऑक्टेव के बारे में उन्होंने लॉ ऑफ 7 लॉ ऑफ 3 बताया था, और उसके द्वारा हमारे जो फूड का ऑक्टेव है वो किस तरह आगे बढ़ता है, और एयर ऑक्टेव इसको किस तरह सपोर्ट करता है,
और उसके अंदर ये ब्रीदिंग सिस्टम और हार्ट सिस्टम किस तरह काम करती है वो सब बताया है, ये सब हम देख चुके हैं। एस्ट्रल बॉडी इज अटैच टू ह्यूमन फिजिकल बॉडी ओनली। एस्ट्रल बॉडी इज अटैच टू ह्यूमन फिजिकल बॉडी ओनली। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा फिजिकल बॉडी, ह्यूमन शब्द यहाँ इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन के अंदर ही फिजिकल के साथ एस्ट्रल बॉडी अटैच है। दूसरे जो प्राणी होते हैं उसके फिजिकल बॉडी है पर उसके अंदर एस्ट्रल बॉडी जो है वो अटैच नहीं है। एक मिनट है। ये सब एक्सप्लेन किया था। नेचुरल ऑक्टेव ऑफ बर्थ एंड नेचुरल ऑक्टेव ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो ऑक्टेव, जन्म का ऑक्टेव और जिंदगी का ऑक्टेव, जीवन का ऑक्टेव क्या है वो भी उसमें बताया था। द ऑक्टेव्स ABC is explained on page number 5 of the notes. Notes of 15 meeting proceeds from page 5 of 14 meeting eating, sleep and dreams. तो 14 मीटिंग के अंदर जो ईटिंग, स्लीप, ड्रीम्स का जो बताया था उसके बाद में आगे 15 मीटिंग के अंदर वो ऑक्टेव का ABC, ये तीन चीज़ मतलब 3 प्रकार के किस फूड है उसके बारे में बताते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हैबिट, ऑटोमेटिक एक्शन एंड मेमोरी। वेकिंग आवर्स मिसयूज एंड सो स्लीप इज नॉट नॉर्मल। फिजिकल बॉडी इज क्लिनिकल that state. The working of 4 lower pranas, pages 7, 8, 9. तो ये सारी चीज़ें भी उन्होंने बताई थी। और फिर आगे जो है हाउ आर ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंट फ्रॉम एनिमल एंड लोअर लाइफ। तो मनुष्य किस तरह ये एनिमल और लोअर लाइफ से अलग है, ये प्रश्न है और उसका उत्तर आगे आता है। तो ये हम यहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट टाइम में ये प्रश्न का उन्होंने क्या उत्तर दिया है वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। यहाँ रुकते हैं क्योंकि यहाँ से नई चीज़ चालू होती है। ठीक है, अब किसी को कोई प्रश्न है यहाँ जो पढ़ा है उसमें या और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 1-2 मिनट है। ठीक है, प्रश्न नहीं है तो फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं और नेक्स्ट वीक में फिर से आगे थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।